हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के? राजस्थान जीके पढ़ रहे हो क्या? कितनी पढ़ाई कर ली, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? लगातार पढ़ते तो हो क्या आप? सारी क्लासेस में बराबर हो क्या भाई? नहीं हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी बताओ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चुप हो जा बस। अब कुछ भी करके राजस्थान का जीके जो है टाइम से पूरा कर लीजिए। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया टाइम है। राजस्थान जीके जो है पढ़ने का लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट चीज़ें हैं सारी, उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपके फ़ायदा होगा। वरना वही पुरानी चीज़ें पढ़ के बैठ जाओगे ना तो आपके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको चाहिए नया कंटेंट, आपको चाहिए रेगुलरिटी, वो सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो आप मेरे को बता दो। अपन राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे थे भाई, हैं? नदियों में भी हमने राजस्थान की लूनी नदी देख ली थी, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। वैसे ही एक इम्पोर्टेंट नदी आज फिर से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है माही नदी। माही नदी पढ़ने से पहले एक बार के लिए हम छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, हमने जो लूनी नदी पढ़ी है उसका। देखिए, हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा था, उसमें ये स्टार्टिंग में बातें करी थी। नदी किसको कहते हैं, सहायक नदी क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम किसको कहते हैं बेसिकली, है ना। एक सेकेंड। फिर उसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान के अंदर 15 तो मुख्य बेसिन है। क्या मतलब होता है इसका? 15 मेन नदियां हैं, उसके अलावा उसके अंदर 58 क्या है, उसकी उप बेसिन है या फिर सहायक नदियां हैं जो मेजर मेजर है। फिर हमने देखा कि अरावली कैसे जल विभाजक रेखा है, या फिर भोराट का पठार भी कैसे कहलाता है। ये दोनों चीजें हमने देखी भाई। फिर सरफेस वाटर मैंने बताया था, एक सलाह है कि 172। अब ये देखो, भले ही आपको वो चीज याद नहीं रहे कि 1.16 था, 1.72 था, या 1.72 जो भी आप कहते हो, आपको ये जरूर याद रहेगा कि एक सलाह दो ऐसे करके कुछ तो बोला था, है ना। तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और जो सरफेस पे राजस्थान में वाटर कम है तो इसीलिए उसका परसेंटेज भी कम है, 1.16। ग्राउंड वाटर में हमारे पास ज़्यादा है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि टोटल बेसिन वाटर कितना है, किसके पास क्या सीन है। और फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि राजस्थान में नदियाँ कितने प्रकार की होती है। ये किसके बेसिस पे हमने देखा? संगम के आधार पे भाई। संगम नदियों का कहाँ हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ तो हम देख रहे थे कि राजस्थान की जो नदियां हैं वो किसके बेसिस पे डिवाइड करी हुई है, संगम के आधार पे। कन्फ्लुएंस उनका कहाँ होता है, उसके बेसिस पे हमने ये बोला था कि 3 प्रकार की नदियां होती है। अरब सागर में जाने वाली को एक एक से स्टार्ट करा था, एक मतलब 16.2 के लिए ट्रिक बनाई थी छोटी सी, फर्स्ट नंबर पे है। और एक के बंगाल की खाड़ी B2 पे आता है। तो वैसे ये 2 3 एग्जैक्ट तो इसका यही है। कहीं कहीं 24 और 16 भी मिल सकता है आपको, और 17 और 23 भी मिल सकता है, लेकिन फालतू की चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़े। एक याद रख लो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ये कैसे कैसे बंगाल की खाड़ी और इसमें जाने वाली नदियां हैं, एक डायग्राम से समझा था हमने। और उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दी थी हमारी बेसिकली लूनी नदी। देखिए, लूनी नदी को 1 मिनट में ख़त्म करते हैं। नाग पहाड़ अजमेर से ये शुरू होती है, मैंने आपको बताया था। डायग्राम को देखते हुए चलिए। सागरमती इसका नाम है, लेकिन इसके अंदर सरस्वती नदी इसी के पास में पहाड़ियाँ हैं, अरावली की ही। उससे सरस्वती नदी जैसे ही मिलती है, सरस्वती माता ज्ञान की है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है इसको। तो और ये लूनी नदी बन जाती है कि भाई अब से मेरा नाम लूनी है। सबसे पहले इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? तो लीलड़ी नदी इसके अंदर आके मिलती है जवाजा ब्यावर से, और ब्यावर के अंदर ही आके लूनी के अंदर मिल जाती है। फिर जसवंत सागर बांध आता है, जिसको पिचियाक डैम भी कहते हैं। ये जोधपुर के अंदर है, ये मैंने बताया था आपको, ये लिख रखा जोधपुर। फिर जोजड़ी नदी, सॉरी, जोजड़ी से पहले इधर वाली नदी, ये जो बांडी नदी है, जिसको केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान कहते हैं, हेमावास पाली से ये आती है। इसके ऊपर हेमावास डैम भी है। गुहिया नदी इसकी सहायक नदी है। और फिर उसके बाद में भीलबेरी जलप्रपात अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई। और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि इधर से एक जोजड़ी नदी करके और मिलती है इसके अंदर। जोजड़ी नदी जो है वो अरावली से नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखना। नागौर से, पोंडलू गांव से ये आती है और ये मिलती है किसमें? जोधपुर में, लूनी नदी में। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि मीठड़ी नदी है, कुछ स्पेशल बात नहीं है इसके बारे में। फिर उसके बाद में सूकड़ी नदी के बारे में देखा। नाम सूकड़ी, लेकिन दो दो बांध लेके बैठी है, सरदार समंद और बांकली बांध। बांकली मतलब सूखी है तो बांकी हो जाएगी जल्दी, जालोर के अंदर बांकी हो गई है। और फिर उसके बाद में सॉरी, स्वर्णगिरी जो दुर्ग है जालोर वाला, वो इसी के ऊपर है, इसी नदी के किनारे है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई कि कौन सी नदी के किनारे फलाना दुर्ग है, कौन सी के किनारे क्या है। तो जवाई, फिर उसके बाद में देखा जवाई जो है गोरा है तो गौरिया गांव हो जाएगा। पाली, फिर उसके बाद में जवाई डैम की भी बात करी थी, ये सुमेरपुर है। इसको मारवाड़ का क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ? अमृत सरोवर बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में मथाई नदी जो है इसकी वो सहायक नदी है। मिठाई से हमने ये ट्रिक भी बनाई थी, याद करना। फिर उसके बाद में नाकोड़ा डैम भी हो गया, इसके ऊपर सागी नदी है, एक ये खारी नदी है। ऐसे करके भाई हमने ये पूरी नदी कर ली थी।
लूनी नदी भाई। फिर इसके बाद में इसके जनरल फीचर्स देखे थे, 495 किलोमीटर की है टोटल, राजस्थान में 330 या 350 दोनों ऑप्शन आते हैं भाई। और 10.40 क्या है इसका टोटल वाटर, जो हमारी अपवा तंत्र है ना राजस्थान का सारा, उसका 10.40% कौन बनाता है, लूनी नदी बनाती है भाई। फिर उसके बाद में इसके उपनाम देखे थे, अलग अलग साकरी कहते हैं, मरुस्थल की गंगा, मरुद्विदा वगैरह इसको बोलते हैं। हाफ स्वीट एंड हाफ ब्राइन क्यों बोलते हैं इसको, बालोतरा में ऐसा क्या हो जाता है, केशिकत्व प्रभाव का क्या मतलब होता है, ये सब चीजें आपको बहुत पहले से पता है। तो आगे चल लो भाई, आगे चल लो। फिर उसके बाद में हमने ट्रिक देखी थी कौन से जिलों में फैलता है ये, मतलब फैली हुई है ये नदी। तो हमने देखा था कि अजनबी जो बाबा है वो जाली है, ऐसे करके एक ट्रिक बनाई थी। देखिए ऐसी चीजों से आपको ध्यान में रहता है, और इसका सीक्वेंस भी यही है, अजमेर से, नागौर से, फिर ब्यावर से, जो जोधपुर से होते हुए ये बालोतरा और बाड़मेर वगैरह क्रॉस करते, जालोर क्रॉस करके जाती है कहाँ पे, मात की खाड़ी में जाती है या फिर उसमें जाती है कच्छ के रण में। ठीक है चलो कोई नहीं। गोडवार प्रदेश जो है इसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं। रेला या फिर नाड़ा भी देखा था हमने क्या होता है, नाड़ा नहीं होता, बेसिकली नेहड़ा से ये नाम बिगड़ा हुआ है नाड़ा। और ये माइका शिस्ट वाली बात मैंने आपको बताई रखी है। पुष्कर के अंदर क्या हो जाता है कि बालोतरा के अंदर बाढ़ आती है भाई इस नदी की वजह से, शोक है भाई एक प्रकार से ये बालोतरा जिले के लिए। बालोतरा आप जिला कहेंगे भाई, गाँव वाँव नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे ये तिलवाड़ा का मेला भी भरता है। और बालोतरा के अंदर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मालाड़ी नस्ल का मैंने बताया था घोड़ा होता है। और कांकरेज, काऊ से याद रखना, कांकरेज ये गोवंश का है। आगे और भी आते हैं, हम पशु संपदा में देखेंगे बहुत बढ़िया से, उसकी भी ट्रिक्स बना बना के अच्छे से पढ़ेंगे इनको। आपको बढ़िया लग रही है क्या ये ट्रिक्स वगैरह इन नदियों की, नदियां पढ़ने में कैसा लग रहा है, आप बढ़िया लग रहा है क्या, पहले के कंपैरिजन में आपने अगर कहीं और से कुछ पढ़ा हो, खुद से ट्राई किया हो, उसके कंपैरिजन में कैसा लग रहा है आपको, सेवज क्या होता है ये चीज़ आप मुझे बताओ, मैं नहीं बता रहा। फिर उसके बाद में हमने ट्रिक देखी थी कि सहायक नदियों की सगा जवाई है, उसको लीली मिठाई बांटती है, मीठे मीठी मीठी, लेकिन वो खाता नहीं है भाई, जवाई अकड़ दिखाता है, क्योंकि वो क्या है, जवाई राजा है भाई। फिर वो सूख जाती है, सूख के उसके फंगस लग गई, खारी हो गई होगी, और उसके बाद में ये ट्रिक हमारी खत्म हो जाती है। क्या क्या करते हो भाई ये ट्रिक पढ़ने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है भाई। तो ऐसे भी होता है ना, जो ऐसे टीचर्स भी होते हैं बेचारे, क्या करें, नाच नाच के पढ़ा रहे हो, गा गा के पढ़ा रहे हो, तो टीचिंग को क्या बना दिया है, एक प्रोफेशन की जगह ये खेल बन गया है एक प्रकार का। फिर ये बांडी नदी के बारे में देखा हमने कि ये प्रिंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। देखिए बेसिकली ज़्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं। जवाई नदी के लिए ध्यान रखना कि इसकी तहसील वगैरह भी याद करनी है, और कहाँ पे संगम होता है वो चीज़ भी याद रखनी है। और उसके अलावा जवाई डैम जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर तो कहलाता ही कहलाता है। कहाँ कहाँ ये पानी देता है, ये पानी देता है जो ब्याह जासी, हम जवाई के लिए ही तो बोलते हैं ना, जिसकी शादी हो जाएगी, जो ब्याह जाएगा वो जवाई कहलाएगा। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए भाई। इसी प्रकार से हमारा देखो 2-4 मिनट के अंदर ही रिविजन पूरा हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप जैसे मेरी कोई भी क्लास देखते हो, मेरी बात सुनना, मोटिवेशनल क्लास कैसे पढ़ना है वो मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए एक वीडियो। लेकिन आप यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना, आप जो कुछ भी मुझसे पढ़ते हो वो आपको उस टाइम पे तो ध्यान रहता ही है। जैसे मैंने अभी जो भी बांचा वो थोड़ा फास्ट ले गया, क्योंकि मेरा ढंग से पढ़ाया हुआ है आपको, और आपने ढंग से सुना हुआ है। जब आप ढंग से सुन लेते हो एक बार, घंटे 1.5 घंटे की क्लास में, उसके अंदर आपको सब कुछ याद हो जाता है एक बार के लिए। बहुत ही टेम्परेरी मेमोरी में रहता होगा, भले ही जैसे मूवी देख के आते हो तो सारे सीन्स कभी कौन सा दिमाग में आता है, कभी कौन सा दिमाग में आता है। लेकिन काम क्या करना है आपको, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, रिलैक्स लो, और रिलैक्स होने के बाद में ऐसे ही करके 5-10 मिनट में या 10-15 मिनट में उसको ढंग से देख लो कि हाँ सर ने ऐसे बताया था कि ये हाँ खांदू गांव है, ये खांदू का नहीं, क्या बोल रहा था मैं आपको, लूनी नदी की बात चल रही थी, ये नाग पहाड़ से निकलती है, फिर इसका सरस्वती की वजह से नाम चेंज हो जाता है क्या, या फिर कौन सी ऐसी नदी है जो पोंडलू गांव से आती है जो अरावली की नहीं है। ऐसी ऐसी बातें अगर खुद से करोगे ना 10-15 मिनट में, समझाते हुए चलोगे खुद को, जल्दी 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 जैसे मैंने आपको समझाया, तो आपका क्या है, एक और रिवीजन हो जाएगा, और वो बढ़िया रिवीजन होता है। फिर उसके बाद में उसी दिन सेम डे आपको क्या करना है, आपको उस क्लास को बहुत ढंग से खुद को पढ़ाना है कि भाई अब ना हम देखते हैं नदियां जो होती हैं उसके फीचर्स क्या क्या हैं, है ना, अरावली को जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं, ये चीज खुद को बताओ। ऐसे करते करते पढ़ते चलो कि हाँ लूनी नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, खुद को पढ़ाओ कि भाई ये देखो ये नाग पहाड़ है अजमेर का, यहाँ से शुरू होती है, फिर ये ऐसे जाके कच्छ के रण में जाके गिर जाएगी। अब ऐसी बात खुद को पढ़ाओगे ना तो आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया ना सारा का सारा याद हो जाएगा, सेम डे याद हो जाएगा। बस आपको फिर क्या करना है, नेक्स्ट डे एक बढ़िया सा रिवीजन कर लेना ऐसे ही पढ़ते हुए। 10 मिनट का रिवीजन लगेगा, 15 मिनट का, तो ऐसे करके पढ़िए भाई। बाकी हम डिस्कस कर लेंगे ऐसी चीजें। आप अब हेडिंग डाल लीजिए माही नदी, ठीक है। माही नदी एक और इम्पोर्टेंट नदी है जो अरब सागर की उसमें अरब सागर के अंदर जाके विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है।
अब देखिए इसके बारे में हम सबसे पहले इसका डायग्राम ही बना लेते हैं नदी का, इसके जनरल चीज़ें हम बाद में लिखते फिरेंगे। भाई एक जगह टिक जाओ रे। हाँ, तो देखिए ये है भाई हमारा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान समझते हो ना, जिधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आता है, वो वाला राजस्थान है। यहाँ कहीं मैं डी लिख दूँ, यहाँ कहीं मैं प्रतापगढ़ लिख दूँ, और ये बीच में बी है बांसवाड़ा का। एक बार के लिए आप समझिए भाई, सुनना मेरी बात। यहाँ पे राजस्थान के बाहर एक जिला स्टेट पड़ती है, राज्य पड़ता है, जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एमवी डैम से आपको कैसे समझना है? आपको तो मैं जैसे पढ़ाऊँ ना वैसे पढ़ते चलो भाई। मध्य प्रदेश के एमवी डैम से ये नदी का उद्गम होता है। क्या है ये एमवी डैम? एम से आप देखेंगे, एम से तो हमारे पास में क्या है? मेहंद झील। ये झील का नाम है भाई। मेहंदी जैसा नाम होता ना, मेहंदी नहीं होती क्या, या नहीं होती? मेहंद झील। वी से क्या है? विंध्याचल की पहाड़ियां। ये विंध्याचल की पहाड़ियां ही तो है, विंध्याचल की पहाड़ियां, ठीक है। डी से क्या है? धार जिला। ए से क्या है? अमरेरू हिल्स। ये अमरेरू की पहाड़ियां हैं, अमरेरू हिल्स। विंध्याचल की पहाड़ियों में भी अमरेरू। और एम से क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। अब ये चीज क्यों लिख दी, इतनी सारी माथा पड़ी? ये भी मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे भाई, एग्जाम में पूछी गई है, 2-3 बार पूछी गई है। झील का नाम पूछ लिया, जिले का नाम पूछ लिया, और इवन है ना प्लेस का नाम पूछ लिया, और वो और लिखो भाई, लो मिंडा नाम के स्थान से निकलती है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, तो हल्के में तो बिल्कुल ही मत लेना, और लेना चाहो तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगेगा आप कोई भी चीज़ हल्के में लोगे। मिंडा स्थान से ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़नी पड़ेगी आपको, तब जाके माही नदी की सारी डिटेल कंप्लीट होती है। अब ये नदी, यहाँ पे एक झील बनती है ऊपर पहाड़ियों के अंदर, वहां से निकलती है अमरेरू हिल्स से। ये नदी ऐसे निकलते हुए हमारे राजस्थान में ऐसे प्रवेश करते हुए बाहर चली जाती है। कहाँ तक जाएगी? खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का ही अवशेष है। जैसे ये एक सेकंड रुकना, अरब सागर है तो इसके आसपास ये स्टार्टिंग का पोर्शन जो गुजरात का है, वैसे करके ये खंबात की खाड़ी है। और इवेंचुअली पानी मिलना किस में है? अरब सागर में ही मिलना है। तो आपको ये चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये कच्छ के रण में नहीं जा रही है, ये चीज़ ध्यान में रखना भैया, ठीक है। तो ये जाती है ऐसे। अब ये राजस्थान में कहाँ से एंटर होती है, ये चीज़ पे क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये राजस्थान में हमारे एंटर होती है खांडू गांव से। खांडू गांव है और ये बांसवाड़ा में पड़ता है भाई। तो BAN S लिख रहा हूँ मैं, बांसवाड़ा समझ जाना आप। ये घुस गई भाई यहाँ से, और ये चलती कहाँ पे है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इनके बॉर्डर पे चलते हुए ये निकल जाती है बाहर खंबात की खाड़ी पे। अब इसके ऊपर भी बांध है भाई। बांध क्यों बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर? मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। बांध इसलिए बनते हैं ताकि एक तो पानी को स्टोर किया जा सके, है ना, दूसरा पानी से बनाई जा सके बिजली। तो दो काम होते हैं। स्टोर क्यों करना है पानी को? उस इलाके में चारों तरफ एग्रीकल्चर, अब ये नदी तो अपनी डायरेक्शन में चली जाएगी, इसको कोई ऐसे थोड़ी बोलोगे इधर भी जाके थोड़ी सी। बांध रहेगा तो भाई थोड़ा बहुत पानी रोक के नहरें निकाल दी जाएगी, इधर उधर एग्रीकल्चर के लिए उनको पानी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ है भाई, इसलिए इसके ऊपर एक बांध बनता है जिसका नाम है, हमारे जो जमुना लाल जी बजाज हैं, गांधी जी के पांचवें बेटे कहलाते हैं क्या ये? उनके नाम पे ये एक बांध है जिसका नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध या डैम, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है हमारा? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। मैं पूरा नाम लिख दूंगा, आप टेंशन लेना ही मत बिल्कुल भी। इसी के आगे एक और डैम है भाई, ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कागदी पिकअप डैम। पिकअप डैम, ये भी हमारा बांसवाड़ा में पड़ता है। तो आप इसकी फुल फॉर्म्स लिख लीजिए यहाँ पे। MBSD क्या है? माही, इंग्लिश वाले भी लिख लो, माही बजाज सागर। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की तो इंग्लिश आप बना सकते हो ना। अपन क्यों फालतू में, देखो क्यों वीडियो की लेंथ बढ़ाएं। माही बजाज सागर डैम, इसको जमनालाल बजाज जो है ना, उनके नाम पे इस बांध का नाम पड़ा है भाई। देखेंगे इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स और भी देखेंगे। आप इसके अलावा KPUD के लिए बारे में लिखिए। KPUD क्या है? कागदी नाम का गांव है वहाँ पे, कागदी पिकअप सागर। एक सेकंड रुकना,
कागदी, सागर नहीं, कागदी पिकअप। इसको इंग्लिश वाले भी पिकअप डैम ही लिखेंगे, हिंदी वाले भी पिकअप ही लिखना, पिकअप बांध या फिर डैम। इंग्लिश वाले इसको मैं अलग से बता देता हूँ, कागदी पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाओ। अब देखिए डैम और पिकअप डैम के अंदर डिफरेंस होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो ये जो नदी जैसे ये जा रही है ना, ये कोई ऊपर जा रही है क्या, ग्रेविटी के ऊपर अगेंस्ट थोड़ी जा रही है, कोई हवा में थोड़ी उड़ रही है। इसका ढाल ऐसा है कि ये ऐसे जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो माही बजाज सागर डैम है ये खुद काफी हाइट पे है। माही बजाज सागर जो डैम है, मैं इसकी आपके बात बताऊंगा अभी आगे, 76 मीटर की ऊंचाई पे है ये डैम। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके जस्ट बाद में है, थोड़ी दूरी पे ही ये कागदी गांव आता है, वहां पे भी एक डैम बनाया गया है। लेकिन उसकी ऊंचाई इसके नीचे होने के वजह से पानी को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा, मतलब पानी को थोड़ा ऊपर लेके आना पड़ा, इसीलिए इसका नाम है पिकअप डैम। भाई आपके वो गाड़ियां नहीं चलती क्या पिकअप जैसी सी होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सामान को अपने ऊपर लोड करना या फिर पिक अप करना, मतलब लेके जाना। वैसे ही पानी को पिक अप करने वाले डैम्स होते हैं कुछ, जो पानी को अपने स्तर से ऊपर उठाते हैं थोड़ा सा, कि भाई नॉर्मली तो पानी ऐसे बह रहा था, लेकिन इसके पिकअप डैम होने की वजह से वो ऊपर ले गए और डैम को ऐसे स्टोर कर लिया, ताकि वो पानी और आगे ऊपर चढ़ाई पे जा सके थोड़ा सा, और स्टोर हो सके और आगे जा सके। ऐसे करके ये डैम होते हैं जिनको पिकअप डैम बोलते हैं भाई। तो आपको डिफरेंस समझ में आया डैम और पिकअप डैम के अंदर, आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। चलो, फिर उसके बाद में ये नदी निकलती है आगे, यहाँ पे इसके पास में एक आता है बेणेश्वर धाम नाम की एक पवित्र जगह। तो ये बेणेश्वर धाम के अंदर क्या होता है वो भी सुनना। इस माही नदी की एक सहायक नदी है जो उदयपुर के बीछामेड़ी पहाड़ियों से निकलती है, ऐसे करके मैं आपको बता दूंगा। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सोम। हमने देखा था ना सोमो हिरण वाली बात करी थी क्या, अच्छा आपके वो शॉर्ट डाला था उसके अंदर करी थी मैंने। तो सोम नदी जो है वो निकलती है भाई यहाँ से, मैं आगे बता दूंगा आपको। सोम नदी कहाँ से निकलती है तो आप वो लिख लीजिए। आपको डायग्राम को ऐसे ही बनाना होता है भाई, बीछामेड़ा हिल्स, उदयपुर। एक बार के लिए आप ऋषभ देव छोड़ दो, ऋषभ देव से निकलती है, वैसे मैं वो सारी चीज लिखा दूंगा। तो बीछामेड़ा हिल से ये सोम नदी निकलती है आपकी। और इसके अलावा एक नदी और है जो निकलती है हमारी प्रतापगढ़ से। कौन से पेन से बनाए भाई, मेहंदी ग्रीन से बना देते हैं। प्रतापगढ़ से निकलते हुए ये बेणेश्वर धाम से थोड़ा पहले सोम नदी के अंदर मिल जाती है। बेसिकली देखो ये मिल किस में रही है, इस नदी का नाम पहली बात तो जाखम है भाई, जाखम नदी है। जाखम नदी जो होती है प्रतापगढ़ से निकलती है और मिलती किसके अंदर है, सोम नदी के अंदर मिलती है, माही के अंदर डायरेक्ट नहीं मिलती है। ये चीज याद जरूर रख लो, लेकिन बोलते इस चीज को क्या है अभी भी, त्रिवेणी संगम ही बोलेंगे, तीन नदियों का संगम स्थल, इसको क्या बोल देंगे, त्रिवेणी संगम। मैं TVS लिख दूं, त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो इंग्लिश में भी त्रिवेणी संगम याद रखो। वैसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ट्राई जंक्शन कन्फ्लुएंस बोलते हैं, ऐसी चीजों में क्यों पढ़ो, लेकिन आपको त्रिवेणी संगम तो समझ में आता है। TVS मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। ये कहाँ पे पड़ता है भाई, ये तो पड़ता है बेणेश्वर धाम के अंदर। बेणेश्वर नाम की जगह है, वहाँ पे बेणेश्वर धाम है। इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। ये कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर का मैं D लिख रहा हूँ, तो आप डूंगरपुर समझ जाना। ये ऐसे करके नदी है। और ये जो आपकी जाखम नदी है ये भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और ये जो जाखम नदी है इसके ऊपर भी दो डैम बनते हैं भाई। तो एक डैम तो बनता है जिसका नाम है जाखम डैम, जाखम बांध भी लिख सकते हैं। और एक डैम का नाम है नागलिया, नागलिया पिकअप। ये करके आप एक बार के लिए ये डायग्राम बनाओ। और चाहो तो इसके अंदर एक चीज और दिखा सकते हो, डूंगरपुर के अंदर ही ये सोम जो नदी है इसके किनारे पे एक स्पेशल मंदिर है। इस मंदिर का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है भाई ये सोमनाथ का मंदिर है, देव सोमनाथ। सोमनाथ कौन होते हैं भाई, शिव जी होते हैं क्या, सोमनाथ मंदिर है भाई। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, इस मंदिर को बोलते हैं वागड़ का वैभव। ये क्वेश्चन बना हुआ भाई, ये मंदिर का ही नाम क्या है, वागड़ का, डूंगरपुर में है का वैभव। डूंगरपुर का मैं D यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। तो आप एक बार के लिए ये डायग्राम बनाओ भाई। तो भाई आपने ये डायग्राम बनाया क्या,
आगे चले, ये डायग्राम बना लो और आगे चलते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी लिख लो भाई, खंबात, बे ऑफ खंबात, BAY ऑफ खंबात। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी लिखो, हिंदी वाले हिंदी की लिखो, क्यों फालतू में डायग्राम को मैसी बनाना। अब मैं इसमें दोनों लिखूं तो ज़बरदस्ती की डायग्राम की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप ये चीज़ लिख लिए, तो आगे हम लिखते हैं एक और चीज़, इसी नदी का एक और डायग्राम देखेंगे जिसमें हम इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। ठीक है, हमने ये देखा था कि ये MP से, आप भी बनाना भाई डायग्राम, जैसे जैसे मैं बनाऊँ वैसे बनाना। आप पहले सुनो, अभी बनाना मत। ये माही नदी है हमारी, बहुत बढ़िया सी, ये चली गई खंबात की खाड़ी तक। एक सेकंड में इसको डायग्राम को सही कर दूं, अगर पूरा ही बना लेते हैं यार फिर से। भाई आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछा करो, मुझसे पढ़ रहे हो एटलीस्ट, कोई भी चीज़ का डाउट आ रहा है और मुझसे ही नहीं पूछ रहे हो, या तो आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे, और अगर आपके कोई भी समस्या है ना, पढ़ नहीं पा रहे हो, वो भी एक समस्या है। आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ढंग का पढ़ रहे हो सही नहीं पढ़ रहे हो, वो वाली बात नहीं है। सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, रेगुलरिटी नहीं बन रही, कोई भी बात है बोलो तो सही, कैसे भी करके बोल दो, फॉर्मल वे में बोल दो, कमेंट्स में बोल दो, कहीं भी बोल दो। और वो टेलीग्राम का ग्रुप किस लिए बनाया है? मेरे अकेले के लिए होता तो मैं चैनल बनाता, चैनल पे मेरी चीज़ें डाल देता जो मेरे को बोलना है बताना है। आपके इंटरेक्शन के लिए, आपको कोई समस्या आ रही है उसके निवारण के लिए मैंने वो आपके ग्रुप बनाया है भाई, जिस पे आप डिस्कस कर सको मुझसे। ये है माही नदी। ठीक है, अब ये माही नदी यहाँ कहीं घुस गई है खांदू गांव से ऊपर, जो हमने देखा था ना ये खांदू गांव। ठीक है, मैं बार बार में पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, लेकिन आपको बस मैं इसकी सहायक नदियाँ समझा रहा हूँ। इस सहायक नदी में प्रतापगढ़ से ही इसकी एक पहली सहायक नदी के अंदर आके मिलती है, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से, ईरू नदी। मैं आपको ये सारी नदियाँ याद करा दूंगा बढ़िया से। वैसे तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे वो रील देख ही ली होगी, माही नदी की सहायक नदियों वाली, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ये ईरू नदी इसके अंदर घुसती है। फिर उसके अलावा ये सोम नदी पहले से हमने देख ही ली है, बीछा मेड़ा पहाड़ियों से आ रही है, उदयपुर के ऋषभ देव से। ये सोम नदी, तू भी घुस जा भाई। सोम नदी की खुद की सहायक नदी कौन है? जाखम नदी। जाखम नदी बनाएंगे आप। फिर जाखम नदी के बाद में यहाँ पे बांसवाड़ा से एक नदी स्टार्ट होती है, चाप नदी। देखिए ये कहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर मिल रही है, ये खांदू तो है ही है। चाप नदी बांसवाड़ा से स्टार्ट हो रही है, बांसवाड़ा से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे करके जाती है, और ये बांसवाड़ा के अंदर ही ये डूंगरपुर है। ये घूमती है नदी, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यार कुछ बता दिया। डूंगरपुर जो है वहाँ पे ये बेणेश्वर धाम वाली चीज़ हमने देखी थी। उसके अलावा इसके अंदर इधर से ही डूंगरपुर की पहाड़ियों से ही एक नदी आती है, मोरेन नाम की नदी। मैं ये सारी याद आ दूंगा आपको थोड़ी देर में, लेकिन आप एक बार तो ये डायग्राम बनाओ भाई। मोरेन नदी, आप इंग्लिश वाले भी ऐसे नाराज मत होना मुझसे, क्या पता आप नाराज हो जाओ भाई। हैं, अल्लाह भाई, अब से इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा ही नहीं। ये ईरू को जरूर लिख लेते, कांदू गांव को भी इंग्लिश में लिखूंगा मैं। वाह, कांदू। ठीक है, माही को भी इंग्लिश में लिखूं क्या? तो ये ऐसे मोरेन नदी जो है इसके अंदर आके मिलती है। मोरेन के अलावा अब देखना, एक चीज़ और सुनना मेरी बात, MP में ही एक पहाड़ियाँ और पड़ती है, आमेर की पहाड़ियाँ। देखो आमेर हमारे राजस्थान में है, जयपुर को बोलते थे पहले, मतलब जो हमारी जयपुर वाली रियासतें हैं। आमेर नहीं है, ये आम्बेर है। बै बै से बकरी है ना, बै से बिल्ली, और क्या होता है बै से, वो सारी चीज़ें। तो आमेर से एक नदी निकलती है, ये ऐसे जाती है राजस्थान के अंदर इंटर होते हुए, यहाँ पे कहीं पे डूंगरपुर में ये मिलती किससे है? ये मोरेन वाली भी डूंगरपुर में ही मिलती है, डूंगरपुर से ही तो आती है भाई, और ये बांसवाड़ा से आती है। ये आम्बेर से निकलते हुए, इस नदी का नाम है वैसे अनास, बाहर से आती है। और इसकी भी एक सहायक नदी है भाई, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, मेलड़ी खेड़ा करके गांव से ये घुसती है इसके अंदर, वो हम चीज़ें आगे देख लेंगे। एक हरण नाम की नदी जो है के अंदर आके मिलती है, हरण नदी। ठीक है, हरण नदी इसके अंदर आके मिलती है। इसके अलावा एक नदी और है भाई, भादर नाम की नदी है, ये डूंगरपुर से निकलती है। डी लगा दूं मैं डूंगरपुर का,
डूंगरपुर से निकल के राजस्थान को पहले क्रॉस करेगी। यहाँ कहीं कागदी पिकअप डैम है हमारा, सॉरी कागदी नहीं, कडाना डैम है। मैंने आगे डैम्स नहीं बनाए थे क्या? अच्छा हाँ ठीक है, इसके अंदर दो एक डैम रह गए थे, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार के लिए यहाँ पे एक कडाना डैम है, वो लिखिए। मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई? कडाना डैम जो है, तभी मैं सोचूं मैंने ये बोल के, मैं एक सेकंड रुकना, पहले ये डैम लिख लो आप। कडाना डैम जो है ये गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात, जी जे लिख रहा हूँ, गुजरात समझना। गुजरात के अंदर ये भादर नदी जो आती है इसके अंदर मिल जाती है भाई। मैं बहुत ही जल्दी में आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे भी एक डैम है भाई गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जिस डैम का नाम है उसका नाम है कडाना। कडाना डैम है, ये महिसागर के अंदर आता है भाई। कडाना डैम पड़ता है। अब कडाना से पहले एक और डैम आता है जो हमारे डूंगरपुर के अंदर है, उसका नाम क्या है? कडाना बैक वाटर। कडाना डैम किसका नाम है जो गुजरात के अंदर है? इसका नाम क्या है? कडाना। और नागलिया की ट्रिक भी बताना भूल गया, नागलिया की ट्रिक बताने के चक्कर में मैं ये दो डैम भूल गया। कडाना क्या बोलेंगे इसको? बैक वाटर डैम। हिंदी वाले भी बैक वाटर ही लिखेंगे। ये किधर है? ये डूंगरपुर के अंदर है, तो आपको इसको डूंगरपुर मेंशन करना है। और कडाना डैम कहाँ है? महिसागर गुजरात में है। महिसागर जिला जो है, माही नदी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। गुजरात के अंदर ये आता है भाई। तो इस तरीके से आपका ये कडाना बैक वाटर और ये दो डैम जो हो रहे हैं वो आपको इस डायग्राम में मेंशन करने हैं। जो मैं ट्रिक बता रहा था ना, जाखम डैम जो है उसी के सहारे एक और नागलिया पिकअप डैम भी है। ऐसे समझो भाई, नाग को लिया उठा, मतलब नाग लिया पिकअप, नाग को उठा लिया। तो ये जोखिम ही है, ये जाखम नदी पे ही होगी, या फिर जाखम डैम के पास वाला डैम कौन सा है? नागलिया पिकअप डैम। ये वाली ट्रिक मैं बताने वाला था लेकिन फिर वो डायग्राम चक्कर ही छूट गया उसका। ये देव सोमनाथ वाला मंदिर जरूर ध्यान रखना भाई, वागड़ का वैभव है। फिर उसके बाद में हमने ये डायग्राम जो बनाया है ना के अंदर, अब आप ये एक सेकंड भाई, हम्म, ये डायग्राम आप और बना लीजिए भाई। हाँ भाई, तो ये डायग्राम बना लिया ना आपने? आपको समझ में आएगा यहाँ तक कि क्या स्टोरी है। ये अनास नदी जो है इसका भी आप लिख ही लीजिए। वैसे यहाँ पे मेलड़ी खेड़ा गांव है, बांसवाड़ा का ही, यहाँ पे BANS लिख लेना और मेलड़ी खेड़ा कर लो भाई। राजस्थान में भी तो घुसेगी ना, क्योंकि ये MP से है। मेलड़ी खेड़ा, ये दो चीज़ें और मेंशन कर लेना भाई, मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा। ये चीज़ें हम अब आगे देखेंगे। अब आप लिखिए, हेडिंग लगाइए, जनरल फीचर्स ऑफ माही नदी, या फिर जनरल फीचर्स लिख लो क्योंकि माही नदी ही पढ़ रहे हो। जनरल फीचर्स या फिर सामान्य जानकारी या सामान्य बातें जो भी है। देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसके नदी के उपनाम क्या क्या है। उपनाम यानी कि अदर नेम्स ऑफ दिस रिवर, अदर नेम्स। अदर नेम्स में आप इसके अंदर सबसे पहले चार नाम लिखना, मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बारे की स्टोरी। सबसे पहले आप लिखिए आदिवासियों की गंगा। गंगा की गंगा, इसको इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? गंगा ऑफ ट्राइब्स, गंगा ऑफ ट्राइब्स। ठीक है। सेकंड, फिर इसका नाम लिखना कांठल की गंगा, या फिर उससे पहले वागड़ की गंगा लिख लो, वागड़ की गंगा, गंगा ऑफ वागड़, गंगा, गंगा ऑफ वागड़। तीसरा आप लिखना कांठल की गंगा। कांठल प्रदेश हमने देखा था क्या भाई? ऐसा कुछ नाम सुना हुआ लग रहा है आपको? कांठल की गंगा, गंगा ऑफ कांठल। फिर चौथा इसका नाम है दक्षिणी राजस्थान में है ना ये, तो दक्षिणी राजस्थान की नदी है ये, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। याद भी करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लो। वैसे तो सुवर्ण रेखा नाम होता है, लेकिन आप ये लिख लो स्वर्ण, एक सेकंड भाई मिट जा, स्वर्ण रेखा ऑफ साउथ, स्वर्ण रेखा ऑफ सदर्न राजस्थान। ये आप इसके चार नाम लिखिए। अब इसके पीछे की स्टोरी सुनना। देखिए, आदिवासियों की गंगा क्यों कहा है? क्योंकि ये जो एरिया है दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे आदि मतलब पुराने जमाने के जो लोग हैं जंगल के अंदर रहने वाले ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको आदिवासी इलाका भी कहते हैं। और ये आदिवासियों की गंगा है भाई, है। ये इसको नाम दे दिया भाई। गंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पवित्र नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है। जैसे मरुस्थल की गंगा क्यों बोला था उसको? वो मरुस्थल वाली साइड में थी, अर्ध मरुस्थल में। कौन सी नदी थी भाई? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गला खराब भाई, सॉरी।
फिर दूसरे नंबर पे वागड़ की गंगा। वागड़ क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको, वगड़ा नाम से ये बिगड़ा हुआ नाम है, वगड़ा वगड़ा बोलते हैं जंगल को। तो सदर्न राजस्थान के अंदर जंगल बहुत है, इसलिए इस प्रदेश को क्या बोलते हैं, वगड़ा प्रदेश बोल लो या फिर वागड़ प्रदेश बोल लो, और ये वागड़ की गंगा कहलाती है भाई। फिर तीसरा नाम कांठल की गंगा क्यों कहते हैं, कांठल का मतलब होता है किसी भी नदी का किनारा। और ये नाम फेमस किसके लिए था, प्रतापगढ़ के लिए नाम फेमस था। प्रतापगढ़ का पुराना नाम है कांठल, और उस एरिया में से अगर कोई नदी निकल रही है इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए तो वही गंगा है, इसलिए इस गंगा इसको क्या बोलते हैं, कांठल की गंगा। फिर ये दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा क्या है, दक्षिणी राजस्थान तो आपको पता है क्या है, लेकिन स्वर्ण रेखा जो है हमारे भारत की एक इंपॉर्टेंट नदी है, उसी के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ गया, राजस्थान की स्वर्ण रेखा या दक्षिणी राजस्थान की। अब देखो कैसे याद करोगे, कंठ यानी क्या होता है, कंठ, कंठ के अंदर हम क्या पहनते हैं, सोने की चेन, सोने की चेन को क्या बोल सकते हैं, स्वर्ण रेखा बोल सकते हैं ना, एक तरीके से लाइन ही तो होती है, कोई बहुत मोटी पहनते हो क्या इतनी बड़ी, तो वो याद रह जाएगा। आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उस वाले एरिया में ही है। वागड़ की गंगा क्यों कहते हैं, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इस एरिया में है। कांठल की गंगा क्यों कहते हैं, उसको प्रतापगढ़ को बोलते हैं। अब भाई इससे ज्यादा ढंग से मैं याद नहीं करवा सकता, और अगर आपने ठान ही लिए कि मेरे को याद ही नहीं करना, तो आप बिल्कुल याद नहीं करोगे। लेकिन मेरे को पता है जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, एक भी फालतू बच्चा नहीं है जो टाइम पास कर रहा है या खुद के साथ में, खुद के करियर के साथ खेल रहे हो क्या, नहीं ना। अब इसके बारे में इसकी जनरल चीज़ें और लिखेंगे, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ऐसी चीज़ें हम लिखेंगे। तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं MV डैम करके, और वो मिंडा भी याद रखना मिंडा भी याद रखना, मिंडा किसको बोलते हैं, ये राजस्थानी नाम है भाई। MV से क्या हो जाएगा, M से क्या हो जाएगा, मेहंद झील, मेहंद लेक। इंग्लिश में लिखने की कसम खाई थी ना मैंने, थोड़ी देर के लिए खाई है। मेहंद लेक, विंध्याचल रेंज, विंध्याचल श्रेणी लिख लो भाई, विंध्याचल रेंज, धार डिस्ट्रिक्ट या धार जिला, धार जो धार होती है ना चाकू वाली धार, धार डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद में अमरेरू हिल्स, अमरेरू या अमरोरू पता नहीं क्या क्या लिखता है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें कोई नहीं पूछेगा। अमरेरू हिल्स, ये सारे नाम पूछेंगे, ये नहीं पूछेगा अमरेरू है या अमरोरू है। फिर उसके अलावा MP के अंदर पड़ती है, तो इतनी बातें आप इसके बारे में लिखो। फिर हम आगे चलते हैं, इसी पॉइंट के अंदर लिखना कन्फ्लुएंस या फिर संगम। इसका संगम किसके अंदर जाके हो जाता है, इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी में, गल्फ बे ऑफ खंबात। ठीक है, खंबात की खाड़ी में। अब इसकी लेंथ क्या है वो वाली बात भी लिखो, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 के बाद आता है 6, लेकिन दूर है इससे, फिर आता है 7, इतनी किलोमीटर। हमारे राजस्थान के अंदर इसकी कितनी लेंथ है, 171। ठीक है, 11 के बीच में 7 घुसा लो, या 7 के इधर उधर 1 कर लो, ऐसे करके ये किलोमीटर में भाई, किलोमीटर। ये चीज़ लिख लिया आपने, और ये उल्टे U आकार की है भाई, ये वाली चीज़ भी लिख लो, ये फालतू सी चीज़ है वैसे, लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए, उल्टे U आकार की। नहीं है क्या उल्टे U आकार की नदी, ये ऐसे ही तो आती है भाई, तो इसको उल्टा U कह दिया, ए भी तो कह सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब अब इसके बारे में आप और चीज़ें लिखिए, ये कहाँ कहाँ से निकलती है वो वाला पॉइंट बना के लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 लगा के लिखिए, यह 3 जिलों में, सॉरी यह 3 राज्यों में है, यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे ऐसे लिखना, यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इट पासेस फ्रॉम 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहले लिखेंगे MP, मध्य प्रदेश, वहाँ से तो निकल के आई है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, फिर उसके बाद में गुजरात में जाती है, और ये खंबात में, खंबात की खाड़ी में जाके खत्म हो जाती है भाई। तो आप 3 जिले लिखना भाई, MP लिखो, MP के बाद में राजस्थान लिखो हमारा, और फिर उसके बाद में गुजरात लिखो। ये राजस्थान ही नहीं है, हमारा पूरा भारत हमारा है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में इसलिए। फिर राजस्थान में ये कहाँ पे है, तो ये वागड़ रीजन के अंदर है, ये वाली लाइन भी आप मेंशन करेंगे, वागड़ रीजन। वागड़ रीजन क्या होता है, वगड़ा से नाम आया है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा वाला एरिया होता है, इसको ही बोलते हैं वागड़ रीजन। ठीक है, एक भाटी प्लेन करके भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या कभी, इसी जन्म में, याद करो, हम 786 की सन में मिले थे एक बार, तब हम पढ़ते थे भाटी प्लेन के बारे में, ध्यान है तो बताओ मेरे को। फिर चौथा पॉइंट आप क्या बना के लिखेंगे, कि ये राजस्थान की एकमात्र, पहले आप सुन लो मेरी बात सुन लो, ये राजस्थान का दक्षिणी इलाका है, ये दक्षिण से घुस रही है राजस्थान में खांडू गांव से, फिर ये क्या कर रही है थोड़ा ऊपर जाके, अब ये क्या कैसे बह रही है, देखो इसको, ये वाली चीज़ देखो,
ये थोड़ा सा दक्षिण और पश्चिम नहीं हो गया क्या? अब आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो भाई, मैं आपको 7500 बार बता चुका कि कैसे हम वो बनाते हैं, दिशा ज्ञान कैसे करते हैं। तो ब्लैक से करेंगे दिशा का ज्ञान, ऐसे ही तो होगा। अब ये खुद बता दो मुझे, ये नदी कैसे बह रही है? ये दक्षिण और पश्चिम में तो है, वैसे बह के ये दक्षिण से वापस बाहर नहीं निकल रही क्या? तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। आप इसके बारे में लिखो भाई, किसी को कन्फ्यूजन है तो ये डायग्राम भी बना लो, मैं तो क्यों मिटाऊं। तो और ये भी और मेंशन कर देता हूँ भैया आपके लिए। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो जो सदर्न राजस्थान से या फिर दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करती है तथा निकलती है, प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है। और प्रवेश के बाद में यह दक्षिण पश्चिम में बहकर, प्रवेश के बाद यह दक्षिण पश्चिम में बहकर गुजरात को जाती है। और अंततः ये खंबात की खाड़ी। ऐसी फालतू बातें करके आप अपना नोट्स मत बढ़ाइए फालतू में, इंग्लिश वाले लिखना भाई। इट इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच एंटर्स एंड एग्जिट्स, इट इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच एंटर्स एंड exits from south of Rajasthan या southern Rajasthan. After entering it flows in the west, after entering it flows in the southwest, and then goes to Gujarat and eventually खंबात की जो खाड़ी है, बे ऑफ खंबात। लिखना चाहो तो लिख लो, आप गुजरात तक की बात जरूर लिखना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 5वां पॉइंट है क्या? 5वां पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे। एक और अलग चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, उसके लिए मैं पृथ्वी का इस्तेमाल करूँगा। ये है भाई हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है या सर्कल है भाई। इसके बाद में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सुनना। ये है हमारी लाल कलर की लाइन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या आता है? पिंक कलर की लाइन। पिंक कलर की लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ? मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा या फिर कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वेटर बोल सकते हैं। और इसको हम फिर से क्या बोल सकते हैं? नीचे वाली जगह को, ये कौन सी है भाई? ये भी गुलाबी रेखा है, गुलाबी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या फिर मकर रेखा। ये क्या बता रहे हो? ये चीज़ें तो हमें पता है। तो बताओ फिर, यहाँ पे 0 डिग्री आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी तक की जो बात है ये आप पहले से जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप। लेकिन आप सुनना, काम की बात ये है कि ये माही नदी जो है, हमें पता है राजस्थान के, ये भी आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि कर्क रेखा कौन से गांव से, जिलों से गुजरती है? राजस्थान के जिलों से, डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है, 26 किलोमीटर की गुजरती है। तो माही नदी भी कुछ कुछ उधरी वाले एरिया में नहीं है क्या? तो माही नदी का काम ये है कि ये खंबात की, ये खंबात का नाम आ रहा है, क्या नाम है इसका, कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई। एक बार ऊपर गई तब काटी गई, दूसरी बार नीचे आई तब काट के गई। तो 2 बार काटती है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे राजस्थान को ऐसा मौका मिला। उसके अलावा यहाँ कहीं मान लो, या फिर मैं अगर डायग्राम को सही तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, तो सदर्न जो साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है, मतलब अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसके ही पार्ट के, एक सेकंड रुकना, जो साउथ अफ्रीका जो है, जिस कॉन्टिनेंट पे आता है उसको बोलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उससे इक्वेटर भी गुजरता है, उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी गुजरता है। ऐसे समझो भैया आप, ये अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप। साउथ अफ्रीका लगभग यहाँ कहीं पड़ता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस डायग्राम को मैं वापस मिटा देता हूँ। हमें बस इतना मतलब है कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की ही एक नदी और है जिसका नाम है कांगो, या फिर इसका नाम है जायरे। कांगो या फिर जायरे, कौन बोलते हैं ना मारवाड़ी में जा रहे, वैसे करके जायरे। फिर तीसरे नंबर पे इसी साउथ अफ्रीका वाले पोर्शन से, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही एक नदी और है, लिम्पोपो करके।
नदी का नाम भाई लिम्पोपो। ये 3 नदियां ऐसी हैं पूरे विश्व में जो एक तो कैंसर को काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, एक इक्वेटर को काटती है 2 बार, और दूसरी जो कैप्रिकॉर्न को काटती है 2 बार। इसको भी याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। माही का मा पकड़ लीजिए, कांगो का का पकड़ लीजिए, और लिम्पोपो का ली पकड़ लीजिए, तो एक देवी का नाम बन जाता है, काली माता, तो माँ काली। ठीक है, माही आपको याद भी रह जाएगा। कौन सी रिवर से आपको बताइए, माही एंड कांगो जायरे, क्या जायरे, और लिम्पोपो से। ये जायरे की स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर लेना भाई। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसे करके नदी है, हमें मतलब किससे है, माई नदी से। ये डायग्राम जरूर बना लेना छोटा सा एक साइड में। माँ काली भी लिख लेना आप, माँ काली आपको सारी परीक्षाओं में पास करवाएगी। तो सुनना मेरी बात, आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि माही नदी, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे भी लिख लो, इंग्लिश वाले लिखना, माही रिवर इज द ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। हमें ये नहीं लिखनी कांगो वांगो और ये सब, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। डायग्राम में रिप्रेजेंट करके छोड़ दो, फ्लॉन्ट करने के काम में आएगा भाई। आप किसी को बता सकते हो कि ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, फिर इसका ये कुल ड्रेनेज का कितना बनाती है, तो आप लिखना माही नदी जो है राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, माही नदी राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 4.80% बनाती है। मैंने बताया था ना, माही महेंद्र सिंह धोनी से याद करिए, चौके मारता है, माही मार रहा है, चौका भी मारता है, फिर 8 रन भी बन गए, या डबल कर लो 4.8। याद हो गया क्या आपको, ऐसी चीज़ें कवर करती है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई, माही नदी कॉन्ट्रीब्यूट्स 4.80% of the total drainage system of Rajasthan. माही नदी, माही रिवर contributes total 4.80% of Rajasthan. It forms, इसके अंदर आगे लिखना, it forms border of डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। इट फॉर्म्स बॉर्डर ऑफ, बॉर्डर होता है ना सीमा, यह डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है या बनाती है, दोनों एक ही बात है। वैसे तो कोई सीमा होती नहीं जिलों के अंदर, कोई सीमा वैसे थोड़ी होती है कि ये इसकी सीमा उसकी सीमा। ठीक है भाई, समझने के हिसाब से। फिर एक लाइन और लिखना, माही रिवर फॉर्म्स कांठल प्लेन्स, माही रिवर फॉर्म्स कांठल प्लेन्स इन प्रतापगढ़, कांठल प्लेन्स इन प्रतापगढ़ एंड छप्पन प्लेन्स, छप्पन प्लेन्स इन बांसवाड़ा। माही नदी प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान बनाती है, माही नदी प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान तथा बांसवाड़ा के अंदर छप्पन का मैदान बनाती है। मेनली बांसवाड़ा के अंदर ही पड़ता है छप्पन का मैदान। ठीक है, ये चीज़ और आप लिख लेंगे अपने नोट्स में। इसी पॉइंट में जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं ना, ये कांठल वाला, इसी पॉइंट में एक स्टार लगा के लिखना आप, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसको गूगल भी सर्च करना, मस्त चीज़ है। चाचा कोटा क्या है, चाचा को कोटा भेज दिया, ऐसे करके याद रखना, चाचा कोटा, चाचा कोटा में रहते हैं। किसी के चाचा रहते हैं क्या सही में कोटा में? ठीक है भाई, चाचा कोटा क्या है, चाचा कोटा जो है ना, ये बांसवाड़ा के अंदर एक जगह आती है, चाचा कोटा बोलते हैं उसको। चाचा कोटा के अंदर क्या है, बहुत सारे आइलैंड है। आइलैंड क्या होते हैं, छोटे छोटे टापू होते हैं। आप बस चाचा कोटा सर्च कर लेना भाई, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे करके बहुत सारे ग्रीन ग्रीन आइलैंड होते हैं भाई, बढ़िया लगते हैं वो देखने में, और उनके बीच में पानी है माही नदी का। बहुत बढ़िया डायग्राम है, मैं फोटो डालनी भूल गया, आप देखना जरूर, गूगल करना, चाचा कोटा लिख देना, आ जाएगा भाई आपके पास में, ऐसे करके कुछ तो। ओहो, बढ़िया सा आ जाएगा डायग्राम, ये तो ऐसे ही है। तो आप लिखना चाचा कोटा क्या है, बांसवाड़ा लिखना है इसके ब्रैकेट में, चाचा कोटा के ब्रैकेट में। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ, आइलैंड होता है ना, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ माही रिवर, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ माही रिवर आर इन चाचा कोटा, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ माही आर इन चाचा कोटा, जगह का नाम है ये, इसको नहीं बोलते ये जो चीज़ है चाचा कोटा। तो बांसवाड़ा इज कॉल्ड एज द, बांसवाड़ा इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। 100 और लगा दो भाई इसके पहले, 100 गिनती के 100 नहीं होते, लेकिन इसको बोलते हैं भाई। आप एक हिंदी वाली लिखना, मैं बताता हूँ। माही नदी के अधिकांश टापू, टापू कोई बहुत बड़े टापू नहीं है, समुद्र वाले टापू नहीं,
आप सर्च करना चाचाकोटा। माही नदी के अधिकांशतः टापू चाचाकोटा में पाए जाते हैं, चाचाकोटा में पाए जाते हैं। अतः अतः बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का, द्वीप होता है ना द्वीप या टापू, 100 टापू द्वीपों का शहर भी कहते हैं। फिर एक फॉर्मेलिटी वाला काम और कर लीजिए, त्रिवेणी संगम वाली बातें लिख लेते हैं। जो भी पॉइंट है आप पॉइंट लगाते रहना। त्रिवेणी संगम लिखो, इंग्लिश वाले भी त्रिवेणी संगम लिख लो, हिंदी वाले भी लिख लो। इंग्लिश वाले ट्राई जंक्शन और लिख लो भाई, कोई बहुत स्पेशल नाम है क्या ये? त्रिवेणी या फिर टीवीएस लिख लो। टीवीएस की क्या चलेगी अब गाड़ी, आप लिखना पहले फिर बताता हूँ मैं। इन बेणेश्वर, बेणेश्वर कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। चल जा भाई। इन बेनेश्वर, आप लिखो भाई इंग्लिश वाले लिखो। इन बेनेश्वर सोम माही एंड जाखम रिवर्स, सोम माही एंड जाखम रिवर्स form a tri-junction, form a tri-junction in Navatappra village, in Navatappra, नवाटापरा विलेज, ब्रैकेट में डूंगरपुर लिख सकते हो। और एक तहसील और लिखना आप, साबला तहसील, साबला, साबला तहसील, ठीक है। हिंदी वाले लिखना भाई, बेणेश्वर में, बेणेश्वर में सोम माही तथा जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। जो नवाटापरा गांव, जो नवाटापरा गांव साबला तहसील डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये बेणेश्वर धाम है भाई, यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है, बढ़िया मेला बढ़ता मेला बढ़ता है, सॉरी। और इसमें ये राजस्थान का ऐसा मंदिर है यहाँ पे जो बेणेश्वर धाम है, मैंने आपको बताया भी था, जहाँ जहाँ ईश्वर लगे ना, जैसे सोमेश्वर, हल्देश्वर हमने बताया था ना पीपलूद वाले में, तो ऐसे ये ज्यादातर शिव जी के ही मंदिर होते हैं। तो वैसे ही ये बेणेश्वर है, वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है। संत मावजी करके एक संत रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तब। उन्होंने ये मूर्ति की स्थापना करी थी भाई यहाँ पे। अब ये मूर्ति क्या है, खंडित है, किसी वजह से टूट गई होगी, लेकिन फिर भी इसकी अभी भी पूजा होती है। वैसे खंडित मूर्तियों की कभी पूजा नहीं होती। ऐसे बोला जाता है कि भाई कोई मूर्ति अगर टूट जाए तो उसने हमारी पीड़ा ले ली है, भाई हम पे कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली थी, विपदा आने वाली थी, उसको उसने बचा लिया। लेकिन ये शिव जी की खंडित मूर्ति जो है उसकी अभी भी पूजा होती है। अब शिव जी की बात चली तो एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे तो कोई काम की नहीं है, ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि शिव जी की आधी फेरी लगती है, पूरी फेरी नहीं लगती। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कल्चर के अंदर कि कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी आधी फेरी लगती है, इस टाइप से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे अब आगे लिखना, मेला लिखिए भाई, इसी इसी पॉइंट में आप कंटिन्यू करना, फेयर या फिर मेला, फेयर ऑन माघ पूर्णिमा, ऑन माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा क्या होती है वो भी हम देखेंगे। कई सारे महीने होते हैं, जैसे जनवरी से दिसंबर होता है, वैसे ही चैत्र से लेके आगे चलते हुए ये चैत्र शुक्ल, ये सॉरी मैं चैत्र शुक्ल बोल रहा हूँ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ऐसे करके 12 महीने होते हैं, उसी में एक आता है माघ। तो माघ की भी पूर्णिमा यानी कि जिस दिन चांद पूरा रहेगा उस दिन मेला बढ़ता है यहाँ पे। इस मेले को क्या बोलते हैं आप वो लिखना। इस मेले को बोलते हैं वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़। हिंदी वाले लिख लो भाई, वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़। या फिर इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, कुंभ ऑफ आदिवासी, कुंभ ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, कुंभ ऑफ ट्राइब्स। इसके अंदर भील जनजाति सबसे ज्यादा आती है, मोस्टली ज्वाइंड बाई भील्स, भीलों द्वारा अधिक संख्या में, भीलों में अधिक भीलों द्वारा अधिक संख्या में भाग लेने वाला मेला, इस हिसाब से आप लिख लो। अब इस मेले के अंदर ये जो मंदिर है यहाँ पे, ये किसने बसाया था, तो आप याद रखना ये नाम, टेम्पल, ये बेणेश्वर वाला जो है ना, इसका टेम्पल लिखना आप, महारावल आस्करण। एक सेकेंड, तो हम क्या लिख रहे थे, ये यहाँ का जो मंदिर है ना बेणेश्वर वाला, वो किसने बनाया था, महारावल, डूंगरपुर के महारावल आस्करण। उनसे आस लगाई होगी लोगों ने, आस करी होगी, इसलिए उनका नाम भी है महारावल आस्करण, कि बेणेश्वर में आप ऐसा मंदिर बनाएंगे, ठीक है। फिर साथ साथ में यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित किसने करी थी वो भी आप लिखना पड़ेगा, मूर्ति स्थापन, या फिर मूर्ति स्थापन को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आइडल इंस्टॉलेशन या फिर फाउंडेशन,
ये किसने किया था? तो हमारे संत माओ जी ने किया था भाई। तो ऐसी बात आप इसके बारे में, ये जो बेणेश्वर वाली बात है इसके बारे में लिखेंगे। त्रिवेणी संगम का क्या सीन है, आपको समझ में आया क्या? जहाँ जहाँ त्रिवेणी संगम होते हैं ना वो पवित्र स्थल माने जाते हैं, हम आगे भी देखेंगे। और उनके अंदर बेसिकली बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, मेले वेले भरते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में एक गलियाकोट करके जगह और आती है, ये भी डूंगरपुर में ही आती है। गलियाकोट और लिख लो अलग से आप। जो आपकी अनास वनास नदी जो है ना, आ गई, ये रही, ये डूंगरपुर में, ये जहाँ पे ये मिल रही है ना, ये गलियाकोट के आसपास ही मिलती है भाई। तो रुक जाओ, गलियाकोट, ये भी गलियाकोट के अंदर ही मिलती है, मोरेन वाली नदी। तो गलियाकोट के आसपास वाले इलाके में आके मिलती है। आप गलियाकोट लिखिए, गलियाकोट, इंग्लिश वाले लिखो भाई गलिया, फिर उसके आगे लगा दो कोट। गलियाकोट क्या है? गांव का नाम है, जगह का नाम है। ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप इसके लिए लिखिए, हिंदी वाले लिखना पहले, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, संप्रदाय की प्रधान पीठ लिखो भाई। हिंदी वाले लिखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, लिख लिया, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ। फिर उसके बाद में एक चीज़ और लिखिए, यहाँ पे क्या है? सैयद फकरुद्दीन की मज़ार है। सैयद फकरुद्दीन, फकरुद्दीन मज़ार क्या होती है आपको पता है ना? टॉम्ब शेप में बनाई जाती है मज़ार, जिस पे चादर वादर भी चढ़ती है। और तीसरी बात इसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पे मुहर्रम क्यों मनाया जाता है पता है क्या आपको? ऐसे आर्ट एंड कल्चर में हम देख ही लेंगे। मुहर्रम जो होता है, इमाम हुसैन उसकी जो है कि मृत्यु हो जाती है उस दिन, तो उसके शोक में मनाया जाता है। मुहर्रम जो होता है उसके ऊपर उर्स लगता है, उर्स इसी चीज़ को बोलते हैं। उर्स क्या होता है? बेसिकली URS इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब कोई किसी की डेथ के ऊपर शोक मनाने के हिसाब से इसको, मतलब एक तरीके से जयंती से वो समझ लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी समझते हैं ना, उस हिसाब से। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, इंग्लिश वाले लिखना, मेन साइट ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट, सैयद फकरुद्दीन की मज़ार, मज़ार को इंग्लिश में मज़ार ही कहते हैं, मज़ार ऑफ, सही में आपके पीछे आ गया क्या? मज़ार ऑफ सैयद फकरुद्दीन। ऐसे जो ये मोहम्मडन नेम्स हैं, इसकी मेरे से उम्मीद मत करना कोई बहुत ज़्यादा सही लिख दूंगा, क्योंकि इनके भी अलग अलग लिखे जाते हैं नाम। सैयद फकरुद्दीन, कोई अपनी स्पेलिंग कैसे लिखता है, ये तो अपना हमारे इसमें भी है ना, फकरुद्दीन। मज़ार ऑफ, मज़ार ऑफ सैयद फकरुद्दीन। फिर उसके बाद में उर्स लगता है मुहर्रम का, 27वें दिन उर्स लगता है। ये चीज़ तो ये भी होती है ना, जैसे सौरभ का नाम अलग अलग भाई, 4 टाइप के सौरभ होते हैं, SAURABH भी होता है। एक ऐसा भी होता है जो सिंपल सा होता है, एक होता है ऐसा, RAV करते हैं, एक होता है ऐसा। पता नहीं सौरभ कितने होते हैं, अलग अलग टाइप से है ना। तो ऐसे से ही कुछ नाम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे, ये क्या बता दिया, गलत नाम लिखवा दिया ऐसे करके। चलो भाई, इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और रह जाते हैं हमारी इसी नदी के बारे में। तो आप सबसे पहले एक परियोजना इस पे चली थी उसके बारे में लिखना भाई। आपके जो भी पॉइंट्स चल रहे हैं मेरे शायद ऊपर नीचे हो गए हैं, हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश वाले भी। इसको बोलते हैं सुजलाम सुफलाम। नाम सुना ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये क्या है आप बता सकते हैं मुझे? प्रोजेक्ट या परियोजना, हिंदी वाले परियोजना लिख लेना भाई। प्रोजेक्ट क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट वैसे एक ऐसा ऐसा काम होता है जो बहुत लंबे टाइम के लिए चले, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है ना। और पॉलिसी जो होती है वो, जैसे योजनाएं जो होती है ना, वो एक टाइम के लिए आती है कि भाई 5 साल के अंदर ये विकास कर देंगे, 10 साल में ये कर देंगे, उसकी एक फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है पहले। लेकिन प्रोजेक्ट की क्या है, कब खत्म होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में ये लिखना है कि इट्स ए क्लीनिंग प्रोजेक्ट ऑफ माही। क्लीनिंग प्रोजेक्ट, कि माही नदी का क्लीनिंग है वो 10 दिन में खत्म करनी है, 20 दिन में खत्म करनी है, ऐसी बात नहीं है। उसको क्लीनिंग करनी, क्लीनिंग प्रोजेक्ट ऑफ माही, माही की सफाई परियोजना, ऐसे करके लिख लो। इसी के साथ में एक नोट लगा के वो लिखना। वैसे ये एक ट्रेंड से बन गया बेवजह बताने का, सुनना मेरी बात। एक होता है सुजलम,
सुजलम परियोजना, ये क्या है भाई? बार्क जो है ना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, परियोजना या फिर प्रोजेक्ट सुजलम, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा था सुजलाम और सुजलम। हिंदी इंग्लिश में लिखोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा। सुजलम परियोजना जो है ना, ये बार्क द्वारा चलाई गई है परियोजना बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर से रिलेटेड है बार्क, आप याद कर भी सकते हैं। बार्क बाड़मेर है ना, इंग्लिश में देख के नाम एक जैसा सा लग रहा है ना। सुजलम परियोजना जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए यहाँ पे चलाई गई थी। तो ये सब बातें होती है हमारी इस नदी के बारे में। फिर हम आगे चलते हैं, आप लिख लो ये। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या भैया आपको? हैं? लगता है क्या कुछ ऊपर से गया है? देख लेते एक बार, कुछ ऊपर से गया हो तो। दूध सागर पे पहुंच गए क्या हम? हाँ, ये माही नदी है, कैसे निकलती है? खांडू गांव से घुसती है। इसके ऊपर 4 डैम हैं। डैम की बात करेंगे अब हम। इसमें मैंने ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वही लिखी हैं, जाखम और सोम। फिर इसके अगले डायग्राम में मैंने आपको समझाया कि कैसे इसकी सहायक नदियाँ ऐसे से हैं। आप भी बढ़िया से डायग्राम बनाना भाई, सारी चीज़ें करते हुए चलना। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसके उपनाम क्या है। इसको वागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। MV डैम करके हमने ये समझा कि लेंथ समझी 576 किलोमीटर है, यू आकार की है। ये बहुत बढ़िया बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको तो याद ही नहीं होती। और फिर उसके बाद में 3 जिलों में से 3 राज्यों में से गुजरती है, जिसमें से राजस्थान में वागड़ रीजन से। भाटी प्लेन क्या होता है बताना। और फिर उसके बाद में ये कांगो जय रे माँ काली की जय हो। और फिर उसके बाद में 4.80 चाचा कोटा के बारे में देखा। चाचा कोटा क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर है। और फिर त्रिवेणी संगम देखा, कहाँ का क्या है। गलियाकोट के बारे में बात करी। गलियाकोट दाऊदी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। हम जब ये संत संप्रदाय देखेंगे सब चीज़ें से कवर कर ही लेंगे। चलो भाई आगे पढ़ा दो, है ना। पढ़ा पढ़ा जल्दी से पढ़ा। फिर उसके बाद में डैम्स ऑफ माही लिख लो भाई। डैम्स ऑफ माही, माही के बांध, माही नदी के बांध के अंदर आप सबसे पहले लिखना, वही नाम लिख लो चारों के। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ब्रैकेट में लिखना माही बजाज सागर डैम। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? बांसवाड़ा। फिर उसके बाद में आप लिखना कागदी पिकअप डैम, कागदी पिकअप डैम, ये भी बांसवाड़ा में पड़ता है। सीक्वेंस में लिखना भाई, सीक्वेंस में ही लिखना। फिर कडाना बैकअप वाटर लिखना, कडाना बैकअप वाटर या कडाना बैक वाटर, कडाना बैक वाटर। ये हमारा डूंगरपुर में पड़ता है। फिर उसके बाद में कडाना डैम लिखो, कडाना बांध, ये कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात के मही सागर में पड़ता है भाई। ये सारी चीज़ें आप लिखना। फिर उसके बाद में सोम नदी के जो बांध है वो लिखना भाई। सोम नदी के ऊपर भी 2 बांध पाए जाते हैं। वो डायग्राम की धज्जियाँ उड़ जाती है अगर वहाँ पे बनाते तो। सोम नदी के ऊपर जो 2 बांध पाए जाते हैं वो मैं आपको याद भी करा दूंगा यहीं के यहीं। सोम कागदर, ये कागदी नहीं है, सोम कागदर है, ठीक है। कागदर, कागदर डैम प्रोजेक्ट, ये पड़ता है उदयपुर में। कैसे याद करोगे बताता। दूसरा आता है सोम कमला अम्बा, कमला अम्बा। देखिए नाम तो आपको ऐसे दिए रहेंगे, आपको ये तो पता रहेगा कि सोम नदी के ऊपर ही है, तभी इसके ऊपर ही आ रहा है सोम कागदर, सोम कमला अम्बा बांध परियोजना या प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को परियोजना लिख लेना भाई, इतने तो आप समझदार हो। परियोजना लो, अब हिंदी में लिखूंगा कुछ भी हो जाए भले। ये डूंगरपुर में पड़ता है। सुनना, कागदर के अंदर दय आता है, उदयपुर में भी दय आता है। कमला अंबार इनमें कहीं भी दय नहीं आता, तो एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो गया। सही बात है ना। ये दोनों ही किस पे पाए जाते हैं? ये सोम नदी के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमारी सोम नदी, एक यहाँ पे उदयपुर में पाया जाता है कागदर वाला, और दूसरा यहाँ पे डूंगरपुर के आसपास पाया जाता है कौन से वाला? अम्बा कमला, कमला अम्बा वाला, ठीक है। तो ये बात है हमारी डैम्स की। अगर आपके पास में जगह है और आप सोचते हो कि आराम से याद कर लोगे तो वहाँ लिख लो, लेकिन यहाँ भी लिखना तो है। ये 2 डैम्स और आप लिख लेंगे भाई जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं। जाखम पे बांध जो 2 है वो फिर से लिख लो। जाखम डैम्स ये फिर से लिख लो। नहीं सॉरी, जाखम नदी के बांध है ना, आप यहाँ पे लिखो जाखम नदी, जाखम रिवर, इसके ऊपर डैम लिखना है। एक तो जाखम डैम, जाखम डैम, और एक डैम का नाम लिखना आप नागलिया, नागलिया पिकअप डैम, है ना। ये जोखिम मैंने लिया है कि नाग को क्या कर लिया? उठा लिया, नाग लिया, तो पिकअप डैम ये बांध हो रहा, आप लिख लो। फिर आप सबसे पहले एक सब हेडिंग लगाना ए करके, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज
सागर बांध, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हम सिंचाई में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ के लिए है वो हमें बतानी पड़ेगी। तो लिखना भाई, ये सबसे पहले तो कहाँ है, बोरखेड़ा के अंदर है। आप लिखना बोरखेड़ा बांसवाड़ा। देखिए हमने एक एक चीज़ और देखी थी, बोरकुंड। बोरकुंड गांव जो है कहाँ पे पड़ता है, सबसे नीचे नीचे कौन से वाले लैटिट्यूड पे पड़ता है, अक्षांश पे पड़ता है, ये आप भूल ही गए होंगे, मुझे पता है, या नहीं भूले। अच्छा, मैंने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो सीरियस वाले हैं, बढ़िया से पढ़ने वाले बच्चे हैं। जमुना लाल बजाज जी के ऊपर ये नाम पड़ा है ना। तो भाई पढ़ो यार, आप सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो किसके फ़ायदा है, किसके नुकसान है। फ़ायदा उसके है जो आपसे बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और नुकसान आपके ही है। और आपको किसी न किसी दिन तो ज़िंदगी में सीरियस होना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करोगे ही या कुछ नहीं करोगे। तो बढ़िया है ना, अभी सीरियस हो जाओ, बढ़िया मेला चल रहा है एग्ज़ाम्स का, आप उसके अंदर निकल जाओ, भगवान करे आपकी सारी एग्ज़ाम्स क्लियर हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। दूसरी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आप लिखना लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान। साउथ राजस्थान, वेस्ट ऐसा राजस्थान नहीं, राजस्थान का ही लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान। इसकी लेंथ कितनी है भाई, तो फिर 3109। ठीक है, ऐसे सोचना, 3 के बाद में 10 लिखा, फिर 9 लिख दिया, 3109 मीटर। ठीक है, 3 के बाद 10 लिखा, 3 को भूल जाओ, 10 के बाद में 9 आता है, तो ऐसे करके ये कितना हो गया वैसे देखा जाए तो 1 किलोमीटर हो गया लगभग। 3 किलोमीटर लंबा डैम है भाई, इतना लंबा डैम है। साथ साथ में इसकी हाइट जो है वो 74 मीटर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सबसे ऊंचा नहीं है, ऑल्दो ये सबसे लंबा है, लेकिन 74 मीटर भी कम नहीं होती। जाखम डैम आएगा अभी सबसे ऊंचा, उसकी 81 मीटर, ये 5-7 मीटर का ही फर्क है, लेकिन ये भी ऊंचा तो है। तो ये चीज़ भी आप लिख लेंगे ताकि आपको आइडिया रहे। ये वाली चीज़ जो 74 वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ। और अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये चीज़ लिख लीजिए इसके बारे में। फिर उसके बाद में जल भराव की दृष्टि से आप लिखना एक लाइन, जल भराव की, इसी में लिखना है, जल भराव माही बजाज सागर में भराव की दृष्टि से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाटर कैपेसिटी। आप वाटर कैपेसिटी लिख लो, ये सिंपल सा। वाटर कैपेसिटी के बेसिस पे एक डैम हो रहा है चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के अंदर आएगा, उसका नाम लिखना राणा प्रताप सागर डैम। प्रताप सागर डैम, पहले डैम्स के आगे सागर ही लगाते थे क्योंकि बड़े बड़े डैम है उनको सागर ही बोल दिया। मैं अपने राजस्थान वालों ने कहाँ इतने बड़े बड़े देख रखे हैं, या देख रखे हैं। उदयपुर वाली पिछोला झील देखिए, या फिर ये जयसमंद झील है वो देखिए। तो राणा प्रताप सागर डैम जो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ लिख लीजिए आप, आगे आ जाएगा बहुत बढ़िया से। चित्तौड़ ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारा आता है माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर डैम राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा है, जल भराव की दृष्टि से, वाटर कैपेसिटी के बेसिस पे सबसे लंबा है, ये बात तय है। ठीक है, इसके आगे लिखो भाई, इसके बारे में एक चीज़ और लिखिए कि यह आदिवासियों का सबसे बड़ा बांध है। ये लाइन लिखना भाई, यह आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा, आदिवासियों का सबसे बड़ा बांध है। बिगेस्ट डैम मतलब आदिवासियों के लिए तो सबसे ही बड़ा डैम है ये, जबकि ये सबसे बड़ा डैम नहीं है, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा बांध है। बिगेस्ट डैम फॉर ट्राइब्स, ये चीज़ लिखना। दूसरा लिखना, इसे आदिवासियों का अमृत सरोवर भी कहते हैं। आदिवासियों का, मारवाड़ का अमृत सरोवर अलग चीज़ है, जवाई बांध। आदिवासियों का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर ऑफ ट्राइब्स, ये भी चीज़ लिख लीजिए। यहाँ तक की चीज़ें लिख ली क्या आपने? ठीक है भाई, अब आगे आप दूसरा नंबर पे लिखिए कागदी पिकअप डैम, बी करके लिखना, कागदी पिकअप डैम। कागदी पिकअप डैम के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन 2 लाइन जरूर लिखूंगा मैं आपको। कागदी पिकअप डैम लिखना भाई। एक तो लिखना है कागदी गांव के अंदर ही है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या ये? बांसवाड़ा। ठीक है, और दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे 2 नहरें निकाली गई थी भाई। एक तो 2002 के अंदर निकाली गई थी, 2 नहरें निकाली गई थी। एक का नाम है, मैं आपको याद भी करा दूंगा अभी का भी, भिखा भाई, भिखा भाई सागवाड़ा नहर, या इस नहर का दूसरा नाम भी है भाई साइफन। दोनों याद करा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। साइफन नहर डूंगरपुर को जल आपूर्ति करता है। ये आप सिंपली ऐसे लिख लेना, डूंगरपुर को जल आपूर्ति, ऐसे करके लिखो। 2002 के अंदर बनी भाई, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल।
फिर दूसरी का नाम है आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुर भूकिया। ये भी नहर है भाई, इस नहर को बोलते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी का नाम सुना है क्या? कौन है? क्या आप में से कोई है महारथी बता सकता है, या पॉलिटी में मैं बताऊं? हरिदेव जोशी नहर, ये जो है ये बांसवाड़ा को पानी देती है। मेरे पीछे आ रहा बांसवाड़ा, लेकिन मर जाऊंगा, डोंट वरी। बांसवाड़ा ही तो मेरे पीछे, लिख लो भाई। पहले मैं आपको ये याद करवा देता हूँ। देखो भीखा बाई, आपको एक छोटी सी हल्की सी ट्रिक देखनी है। भीखा मतलब भिखारी, भीखा कोई आदमी है, भिखारी है, उसको साग दे दिया, यानी कि सब्जी दे दी, सब्जी दे दी, तो अब उसके मजे हो गए, उसके फन हो गए, सही फन मतलब सही मजे हो गए भाई तेरे तो। ऐसे बोलते ना, तेरे तो सही मजे हैं यार। तो ऐसे समझो, भिखा भिखारी है कोई, भिखा भाई है या बाई है, कोई बाई है, लड़की है जो भिखारी है, उसको साग दे दी, सब्जी दे दी, तो वो सही फन कर रही है, बढ़िया मजे कर रही है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ये भाई एक लुल सी टेक्निक है, साइफन कैनाल है। और भीखा बाई जो है कोई बहुत स्पेशल नाम नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं लिख पाओ। सागवाड़ा कैनाल। अब देखो दूसरी वाली जो है आनंदपुरा बुकिया, मतलब आनंद तो बेचारा भूखा ही रह गया, भूखा रह गया, आनंद भूखा रह गया। बाई के पास में तो साग आ गया, सब्जी आ गई, ये भूखा रह गया। ये भाई अब इसके पास में फन तो है नहीं, लेकिन ये हरि के गुणगान करेगा कि भाई मेरे को भोजन वोजन, तो भगवान की प्रार्थना करेगा। समझ गए ना आप? ये फालतू सी ट्रिक है आपको एक आइडिया बिठाने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम इसको याद तो कर सकते हैं। ऐसा था ना, मेरे मेरे मोबाइल नंबर क्या है, बहुत हार्ड है, फिर धीरे धीरे हम इसको बार 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 रटते हैं, वो भी एक तरीका होता है। या फिर एक सिंपल सी ट्रिक बना लो ना कोई याद करने की, है ना। जैसे हमने इसमें देखा था 3109 वाले में 3 के बाद में 10 9, ये एक हल्का सा आइडिया लग जाता है आपको याद करने के लिए, एक रास्ता खोलता है। तो बीकाबाई सागवाड़ा नहर को याद करने का एक रास्ता बताया मैंने आपको, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक चीज़ इसी में लिखना, आप इसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो, भले या तो स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि डैम्स की ही बात चल रही है। स्टार लगा के लिखना, आजीविका, आजीविका, इंग्लिश वाले भी आजीविका मॉडल परियोजना की जगह प्रोजेक्ट लिख लेना, प्रोजेक्ट या परियोजना। हिंदी वाले लिखो भाई आजीविका मॉडल परियोजना, इंग्लिश वाले लिखना आजीविका, आजीविका मॉडल प्रोजेक्ट। ये क्या है भाई? ये एक प्रोजेक्ट है जो, जैसे पानी के अंदर क्या होता है, मछली होती है ना, ऊँट थोड़ी होते हैं पानी के अंदर। तो मछलियाँ जो होती है वो मछुआरे उनको पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो हमारे राजस्थान में कुछ एक ऐसी नदियाँ हैं, झीलें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें अलग अलग मछलियाँ होती हैं। तो उनको पकड़ के, उनको बेच के वो अपनी आजीविका कमाते हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है, ऐसा प्रोजेक्ट है जो सरकार ने चलाया था। इसके अंदर सरकार ने क्या बोला कि भाई हम आपसे कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे इसमें। आप मतलब मैं मछुआरा हूँ, मान लेते हैं मैं मछुआरा हूँ, और मैं इस मॉडल के तहत क्या कर रहा हूँ, कुछ एक जो मैं अभी लिखाऊंगा उसमें क्षेत्र जो है उसमें मैं आराम से बढ़िया से मछलियां पकड़ सकता हूँ, बेच सकता हूँ। सरकार को इससे कितना रिवेन्यू होगा? जीरो, शून्य। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मॉडल है मछुआरों के लिए। तो आप इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करना। आदिवासी क्षेत्र में शून्य राजस्व, शून्य राजस्व, शून्य राजस्व पर आधारित, पर आधारित परियोजना। आदिवासी क्षेत्र में शून्य राजस्व पर आधारित परियोजना। इंग्लिश वाले लिखना भाई, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? शून्य राजस्व को क्या लिखेंगे? जीरो रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू बेस्ड, जीरो रेवेन्यू बेस्ड प्रोजेक्ट इन द, रेवेन्यू लिख सकते हैं ना आप, जीरो तो लिख सकते होंगे, मैं ही नहीं लिख सकता तो आप क्या लिख सकते हो? GERO, ऐसे इसको जीरो बोलते हैं, जीरो का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। तो आपको अगर कोई पूछे भाई, पापा पूछे कि भाई आपके परीक्षा में कितने नंबर आए, तो आप पापा को ही बोलना जीरो नंबर आए, जीरो। तो पापा भी सोचेंगे भाई पता नहीं कितने नंबर लेके आए हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये कह रहा था आजीविका मॉडल जो है इसको बोलते हैं, इट इज जीरो रेवेन्यू बेस्ड प्रोजेक्ट ऑफ द ट्राइबल रीजन, ट्राइबल रीजन। ट्राइबल रीजन कौन से हैं? तो वो क्षेत्र आप लिखेंगे जिनमें ये मैं मछुआरा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो मैं एक तो जा सकता हूँ माही बजाज सागर डैम, ये लिख लीजिए, माही बजाज सागर बांध इस क्षेत्र में आता है। एक तो ये है, इसके अंदर ये इतना बड़ा डैम है तो इसके अंदर मछलियाँ नहीं आ सकती है। और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे आ जाता है जयसमंद झील, या इसको बोलते हैं ढेबर झील।
ठीक है। जिस दर्रे से ये निकलती है वो ढेबर दर्रा है, इसीलिए इस झील का नाम भी ढेबर झील। अभी ये आज के प्रेजेंट में सलूम्बर में आती है, पहले ये किस में आती है आप जानते हो, मुझे तो नहीं पता। तो ये दूसरे नंबर पे मैं मछुआरा यहाँ जा सकता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है कडाना। कडाना भी बैक वाटर वाला, हमारे डूंगरपुर वाला। इन 3 रीजन में अगर मैं मछली पकड़ता हूँ, बेचता हूँ, तो मुझसे सरकार का राजस्व क्या रहेगा, शून्य रहेगा, मुझसे कुछ नहीं लेंगे वो। ये वाली चीज़ है। अब भाई आगे चलो। अब छोटी सी चीज़ और रहेगी, फिर इसके बाद में ये माही नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है भाई, लूणी और माही जो 2 है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया नहीं, वो हम जब सिंचाई पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अब आप सहायक नदियाँ लिखेंगे भाई, माही की सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ माही। उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो आपने शॉर्ट्स देख लिए हैं तो आपको याद भी होगी, लेकिन क्या स्टोरी रहती है कि मेरे पास में एक हिरण है जिसका नाम क्या है, सोमू नाम का हिरण है, जो जख्मी हो जाता है। राजस्थान के जोधपुर में एक हिरण को किसी ने जख्मी कर दिया था, वो हिरण है ये। और तो फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, भाई मेरे पास में एक बंदर भी है, उसको मैंने बोला कि भाई इसके ना मलहम लगा, रुई वुई लगा। तो स्टोरी सुन ली आपने, अब देखना ट्रिक क्या है। ऐसी ट्रिक बनानी पड़ती है यार, क्या क्या करना पड़ता है। ए माई बंदर अन्ना, यानी कि ए मेरे बंदर भाई, अन्ना बोलते हैं ना, जो वैसे तो सुनील शेट्टी का फेमस नाम है, अन्ना बोलते हैं, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ऐसी चीज़ें देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद में वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बंदर को, मोरे जख्मी हिरण, मेरे जो जख्मी हिरण है, हिरण सोमू, सोमू इसका नाम है, ये रुई चेप, रुई चिपका दे भाई, चिपका या चेप कुछ भी कर सकते हो। ए से क्या हो जाती है, आप लिखना स्टार्ट करना, एराव। एराव और ईरू अलग अलग नदियाँ हैं भाई, दोनों ही प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन ईरू और एराव अलग अलग। फिर उसके बाद में माई से क्या हो जाएगा, माही हो जाएगी। इसी के अंदर मेन नदी भी आ गई। बंदर से कौन हो जाएगा, भादर। अन्ना से क्या हो जाएगा, अनास। मोरे से हो जाती है मोरेन, जो डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर में ही मिल जाती है। जाखम आ जाती है जख्मी से। हिरण से हरण या हिरण, दोनों ही नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सोमू से सोम हो जाती है। के से कोई नदी नहीं है, क्रॉस जरूर लगाना वरना के से ढूंढते फिरोगे। रूई उल्टा कर दो भाई, ईरू बन जाता है। और चेप से क्या हो जाता है, चाप। ये नदियां हैं भाई, आप ये सारी चीज लिख लीजिए। लिखा क्या आपने भाई। इसकी सहायक नदियों में हम दो चार एक नदियों के बारे में कुछ देखेंगे। इंपॉर्टेंट बातें जो है, वैसे सारी के बारे में नहीं लिखेंगे, कुछ तो डायग्राम में मैंने मेंशन कर ही दी है, लेकिन आप लिखना। अब सबसे पहले हेडिंग लगाना, सब हेडिंग बना के लिख लो, भले ही एक करके लिख लो। सोम नदी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखेंगे। लिखना भाई, ये बीछा मेड़ा से निकलती है, उद्गम या फिर ओरिजिन बीछा मेड़ा। बीछा मेड़ा या मेरा कुछ भी लिख सकते हो, बीछा मेड़ा, ऋषभ देव, उदयपुर से। इंग्लिश वाले हिंदी वाले सब लो भाई, ऋषभ देव। बीछा मेड़ा तो मैंने पहले लिख भी दिया था शायद, लो। बीछा मेड़ा से ये इसका उद्गम होता है, ये आप लाइन लिखना। अब इसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं जो वहां पे नहीं बनाने का कोई सेंस नहीं है, आपको याद भी हो जाएगी लेकिन याद करनी जरूरी है। सबसे पहले एक नाम सुनना, झामरी। कोई चीज कहीं जाके मर जाती है, जामरी, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे झामरी ये नाम है। इसी का सही एक नाम है सामरी, तो झामरी सामरी आपको याद रह जाएगा। फिर तीसरा उसी से रिलेटेड एक और नाम है सारणी। 3 नाम तो आपको याद हो ही जाएंगे, कोई बहुत टिपिकल नाम थोड़ी है। आपको क्या करना है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कोई नाम है, जामरी सामरी और सारणी, है ना। तो ये ध्यान रहेंगे ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप आंसर कर सकते हो, सोम की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक तो है गोमती, एक आती है हमारे पास में जाखम। जाखम देखी थी ना, जो नवा टापरा से उससे पहले, थोड़ा सा पहले इसके अंदर मिल जाती है, सोम नदी के अंदर। एक और लिख लीजिए आप, टिड्डी। बस ध्यान रखना है आपको, ये टिड्डी विड्डी ये सब है, टिड्डी है ना। जामरी को लिख ही सकते हैं आप इंग्लिश वाले, जामरी सामरी सारणी। सारणी जो नदी है ना, उसी के सहारे क्या है, सलुम्बर गांव है। सॉरी गांव बोल दिया, माफ करना भाई, सलुम्बर वालों जिला है। फिर उसके बाद में गोमती नदी जो है, ये नदी जो है गिरती है एक झील के अंदर, जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिया था, जयसमंद झील। का पानी इसके अंदर आके गिरता है, तो जयसमंद झील का निर्माण करती है गोमती नदी। और फिर उसके बाद में जाखम तो आप जानते ही हो,
क्या बोलते हैं उसको, प्रतापगढ़ से निकलती है। टिड्डी को इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप ये याद कर सकते हो ना, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं है ना। जामरी, सामरी, सारणी, गोमती, जाखम और टिड्डी। जाखम को तो आप कैसे ही भूलोगे, जाखम को ही भूल गए तो फिर तो आपने क्या ही पढ़ा 1 घंटे में है। अब इसके बाद में जाखम नदी के बारे में थोड़ी सी बातें लिखेंगे। सेकंड आप लिखना जाखम रिवर। सोम के बारे में जो बातें थी इंपॉर्टेंट मैंने बता दी आपको। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम लिखना भाई छोटी सादड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई 2-3 बार, छोटी सादड़ी। और आपको ध्यान भी होना चाहिए छोटी सादड़ी जो है प्रतापगढ़ में पड़ती है। उसकी भी भंवर माता हिल से, भंवर माता हिल्स प्रतापगढ़, ये इसका उद्गम है। उद्गम लिखो, फिर आगे मैं बताता हूँ। ये सीता माता अभ्यारण्य जो है ना, उससे होते हुए निकलती है। सीता माता सेंचुरी जो है हमारे प्रतापगढ़ में, सीता माता सेंचुरी अभ्यारण्य। सेंचुरी से निकलती है, मतलब बहती है इस तरीके से, के बीच में से निकलती है। सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, ऐसे लिख लो आप। सिंपल सी छोटी सी लाइन लिखनी है रे यार, ठीक है। और इसके बारे में आप लिखना, हिंदी वाले पहले लिख लो। सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है तथा बेणेश्वर से पहले लोरावल, ये नाम पूछा गया है भाई, लोरावल बिलूरा। ऐसा लगता है जैसे किसी गुंडे का नाम है पुरानी फिल्मों का। कि ये बेणेश्वर से पहले लोरावल बिलूरा नामक गांव में सोम के अंदर विलीन हो जाती है। लोरावल बिलूरा, लोरावल बिलूरा, ठीक है। पहले मेरे को कुछ नाम टिपिकल लगते थे ना, जैसे कोई बॉटनी में हार्ड नेम आ गया, या कोई जूलॉजी में कोई ऐसा नाम आ गया अजीबो गरीब, या कोई भी टिपिकल नाम होता है, उसके लिए मैं क्या करता था, जिसके मेरे पास में रेगुलर कॉल्स आते थे ना, उनके नाम पे सेव करता था उनके नाम। जैसे आपके पास में अगर मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, किसी का कॉल आता है, कोई भाई है या कोई फ्रेंड है, बार बार में कॉल करता है, उसका नाम लिख लो भाई, लोरावल बिलूरा। ऐसे करके आपको बार बार में जब वो कॉल करेगा ना, तब आपको ध्यान आएगा। तो लोरावल बिलूरा में सोम में विलीन, इंग्लिश वाले लिखना भाई। passes through Sita Mata Sanctuary and just before Beneshwar in the village named Loraval Bilura, it it confluences in it confluences into सोम रिवर, ठीक है। अब भाई जाखम डैम के बारे में एक बार के लिए एक बात और लिखना इंपॉर्टेंट। अभी जाखम डैम ऐसे ही नहीं है, इसी के अंदर लिखना है भाई, नदी के कोई और टॉपिक मत लगाना। जाखम डैम जो है ये अनूपपुरा गांव का है भाई, अनूपपुरा गांव के अंदर पड़ता है। अनूप अनूप करके याद रखना, अनूप नाम का आदमी जोखिम लेता है बहुत ज़्यादा। अनूपपुरा विलेज है ना। और ये राज्य का सबसे ऊंचा डैम है भाई, 81 मीटर। आप ये लिखना, हाइएस्ट या टॉलेस्ट डैम ऑफ राजस्थान, 81 मीटर। ऐसे 74 मीटर कम होता है क्या, 81 मीटर। हिंदी में लिखना, राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। और इसके बारे में एक चीज़ यहीं पे लिख के छोड़ देना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5.5 मेगावाट की ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 5.5 मेगावाट, 5.5 मेगावाट की बिजली विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी ट्रिब्यूटरीज और लिख लो भाई, सहायक नदियाँ इसकी भी, जो झामरी सामरी वो लिखी थी ना ऊपर वाले की, वैसे इसकी भी 2 ट्रिब्यूटरी है, आप लिख लो भाई। एक का नाम तो है सरमोई, सरमोई। दूसरी का नाम क्या है, सूकली। सूकड़ी नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, सूकली, सूकली नदी है इसकी सहायक नदी, जाखम की भाई सूकली। ये लिख लेना भाई, 2 नाम और लिख लेना, सूकली और सरमोई। फिर इसके बाद में अनास नदी लिखेंगे, अनास, अनास रिवर। इसके बारे में भी 1-2 बातें लिख लेते हैं। ये आपको पता ही है, आम्बेर गांव से निकलती है, फ्रॉम आम्बेर विलेज। इंग्लिश में आमेर को भी ऐसे लिखते हैं, अम्बेर विलेज, जो हमारे राजस्थान वाला है ना। पढ़ेंगे भाई हिस्ट्री के अंदर, बढ़िया से पढ़ेंगे, देखना उसको भी। अम्बेर विलेज, विंध्याचल हिल्स, एमपी, ये तो लिखो। और ये बहती कहाँ कहाँ है, एमपी और राजस्थान में, ये चीज़ भी लिख लो। बेसिक डिटेल्स ऐसे करके लिख लो, आपको याद रह जाएगा। ये घुसती कहाँ से है, बांस, ये लिखना आप, बांसवाड़ा के मेलड़ी खेड़ा लिखना, हिंदी वाले लिखना, बांसवाड़ा के मेलड़ी खेड़ा से
प्रवेश करके मेलड़ी खेड़ा से प्रवेश करके डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट, डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में विलीन हो जाती है। आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम मेलड़ी खेड़ा ऑफ बांसवाड़ा, या मेलड़ी खेड़ा ब्रैकेट में बांसवाड़ा, आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा near Galiacote of Dungarpur, near Galiacote of Dungarpur, it influences into माही रिवर। ये वाली चीज लिख लो। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम हरण था, हमने लिखा ही था। जो डूंगर बांसवाड़ा से निकलती है, हरण, हरण या हिरण, जो जख्मी हो गया था। तो सहायक नदी लिख लिया आपने। फिर ईरू नदी के बारे में भी लिख लीजिए एक बात। ईरू नदी हेडिंग लगाना भाई। नेक्स्ट ईरू, ईरू नदी यह है माही की सबसे पहले सहायक नदी है। यह माही में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। इट इज़ द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ माही, इट इज़ द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ माही। फिर चाप नदी के बारे में भी लिख लीजिए। चाप नदी जो है उसका स्थान लिखना आपको खाली कालिंजरा, कालिंजरा बांसवाड़ा। और इसके अलावा एक भादर नदी और लिख लीजिए। भादर, ये डूंगरपुर से होते हुए कहाँ जाती है? डूंगरपुर टू गुजरात। ये वाली बात इसके बारे में लिख लीजिए। आगे की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट, जो दो नदियाँ बच गई हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, साबरमती और जो वेस्ट बनास जो है, उसको कंप्लीट करने के बाद में हम आगे की नदियाँ देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ढंग से पढ़ो भाई। आपको समस्या है तो कोई बताओ, समस्या ही नहीं बताते हो, समस्या नहीं है तो वो बताओ मुझे। मुझे कोई समस्या नहीं है, शांति से रह लो तुम, तो ये बता दो भले। तो बढ़िया से पढ़ते रहो। आपकी कोई समस्या है तो बता दो। और जो आपके साथ वाले फ्रेंड्स, आपके साथ वाले कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? आप ऐसे हो क्या बिल्कुल अकेले? उनको शेयर करो, उनको भी बताओ कि भाई राजस्थान का जीके चल रहा है। उनको बताओ, उनको भी तो देखने दो। तो बढ़िया से पढ़ते रहो भाई। धन्यवाद आपका, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी। ठीक है।